हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल लॉ के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस। इससे पहले एक वीडियो में मुश्किल से 12 मिनट के अंदर हमने एमसी मेहता से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस थे एनवायरमेंट से जुड़े हुए सब डिस्कस कर लिए। नहीं देखा हो तो वो लेक्चर आई बटन पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर देखना। अब हम बहुत क्विकली बचे हुए सारे क्वेश्चन, सारे केस लॉस जो आज तक एआईबी में पिछले 10-12 साल में पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, चलो। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्वोक प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी on an enterprise carrying on business with hazardous and inherently dangerous toxic chemical in which case? Principle of absolute liability, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। गंगा पोल्यूशन केस, फ्लेचर केस, श्रीराम फर्टिलाइजर केस या प्रभुदयाल केस। आंसर इसका है, आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, जाओ देखो और बताओ। एमसी मेहता केसेस में से ही एक है, उन केसेस के दूसरे नाम भी होते हैं, मैंने वो भी वहां बताए हैं। हम बाकी केसेस देखते हैं। फ्लेचर केस, तो देखो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर जो है एक बहुत लैंडमार्क केस माना जाता है कॉमन लॉ में, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? एब्सोल्यूट लायबिलिटी, हमसे बात हो रही है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। ठीक है, तो अगर फ्लेचर केस आएगा जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात होगी। शॉर्ट में बता देती हूँ केस में क्या हुआ था। एक बंदा है थॉमस, उसके पास एक्टिव कोल माइंस हैं। डिफेंडेंट कौन है? राइलैंड एंड हॉरॉक्स, डज नॉट मैटर, ए एंड बी करके समझ लो। तो एक बंदा है जिसके पास कोल माइंस हैं, दूसरे हैं जिनके आसपास में एक टेक्सटाइल मिल है। ठीक है, वो अपनी मिल में एक वाटर रिजर्वॉयर बनाना चाहते हैं ताकि वो एनर्जी सप्लाई कर सके अपनी मिल को, मिल के बगल में। ठीक है, वो हायर करते हैं इंजीनियर्स को, कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स जिनको सब आता था कॉन्ट्रैक्टर को कि देखो क्या करना है, कैसे बना सकते हैं। एक्सकेवेशन करते हुए कॉन्ट्रैक्टर को जो है 5 ओल्ड आउट ऑफ यूज अर्थ फिल्ड माइन के शाफ्ट मिलते हैं जो वर्टिकली जमीन के नीचे नीचे सामने वाले की कोल माइन में जाके कनेक्ट हो रहे थे काइंड ऑफ। ठीक है, ये ओल्ड शाफ्ट हॉरिजॉन्टली कनेक्ट हो रहे थे उन एक्टिव कोल माइंस में जो दूसरे बंदे की थी। ओके, कॉन्ट्रैक्टर ने उनको प्रॉपर्ली सील नहीं किया या रीइंफोर्स नहीं किया और इन लोगों ने अपना रिजर्वॉयर बनाना शुरू कर दिया, उसमें पानी भरने लगे। अब जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा तो वो जो है बर्स्ट करके उसकी बेसिकली शॉर्ट में बोले कोल माइन में पानी चला गया और उसका सारा धंधा चौपट कर दिया। ऑब्वियसली सामने वाला केस करेगा तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमारी क्या गलती है, हमने तो देखो इंजीनियर भी बुलाया था, सब कुछ चेक किया था, गड़बड़ निकल गई तो हम क्या कर सकते हैं एक्सेट्रा। जजमेंट क्या आया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्लेंटिफ के फेवर में रूल किया, अफर्मिंग द जजमेंट ऑफ द कोर्ट टू द चेंबर एंड एस्टैब्लिशिंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन। ये केस कभी कभी टॉर्ट्स के अंदर भी रेफर कर दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करें तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपने पास ऐसा कुछ भी रखते हो जिससे कुछ दिक्कत हो सकती है या ऐसा कोई काम करते हो तो वह अपनी रिस्क पे करोगे। ठीक है, इफ यू कीप एनीथिंग दैट इज लाइकली टू डू मिस्चीफ, अगर वो भाग जाए, एस्केप कर जाए, देन वो आपका अपना रिस्क है, आप आंसरेबल हो रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच केयर वाज टेकन और नेग्लिजेंस वाज इन्वॉल्व। ये केस ऐसा भी है, मैंने कुत्ता पाला है, मेरे घर में रहता है, मेरी जिम्मेदारी है। मेरा पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो आई एम आंसरेबल। इट डज नॉट मैटर मैंने उसका कितना ध्यान रखा था, कितनी टाइट बेल्ट पकड़ी थी, डज नॉट मैटर, आई एम आंसरेबल। ओके, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड की बात करी कि लैंड का यूज जो है नेचुरल या नॉन नेचुरल हो सकता है, इस तरह अननेचुरली इतना बड़ा रिजर्वॉयर बनाना, पानी भर के रखना नॉन नेचुरल यूज में गिना गया। रेलेवेंस ऑफ फॉल्ट की बात की कि डज नॉट मैटर कि तुमने इंजीनियर बुलाए थे कि किसको बुलाया था, तुम पर्सनली अनअवेयर थे नहीं अनअवेयर थे, ये बात इररिलेवेंट है, लायबिलिटी तुम्हारी होगी। तो फ्लेचर केस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सेकंड केस देखते हैं, चलो। प्रभुदयाल केस जो है 1975 टाउन एरिया कमेटी से इशू हुआ था। तो मेन इस केस में मुद्दा ये था कि अगर कोई काम लीगली तो सही तरीके से किया जा रहा है पर हो सकता है उनकी इंटेंशन गलत हो, तो इस केस में आप उसको क्या कहेंगे, क्या वो डिसीजन सही है या गलत है? सिंपल से आपको शॉर्ट में फैक्ट बताती हूँ, अदरवाइज पॉज करके पढ़ लेना। प्रभुदयाल एक प्लेंटिफ है, उन्होंने अपनी 16 कमर्शियल दुकान बनाई एक पीस ऑफ लैंड पे। उन्होंने जो है टाउन कमेटी, लोकल टाउन कमेटी जो होती है ना, उनसे कोई परमिशन ली ना, उनको कोई नोटिस दिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, सामने वालों ने ऑब्जेक्ट किया, टाउन कमेटी ने उनको नोटिस सर्व किया कि आप दुकान बनाना बंद कर दो, इन्होंने लेकिन नहीं माना। फिर जब वो शहर में नहीं थे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर पे टाउन कमेटी ने उनकी जितनी दुकानें जो जो बना था, आधा अधूरा काम जो भी था, सब डिमोलिश कर दिया। तो इन्होंने कमेटी को स्यू किया कि देखो मेरा बहुत फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, और ये बोला कि ये जो डिमोलिशन है ये पर्सनल मेलाइस और बैड फेथ में किया गया है। जजमेंट आया कि इट डज नॉट मैटर, मेलाइस था, इंटेंशन डज नॉट मैटर। सूट रिजेक्ट की गई और बोला गया कि कंप्लीटली टाउन कमेटी सही है, यहाँ पे प्रभुदयाल एंटाइटल्ड नहीं है कि वो फाइनेंशियल डैमेज क्लेम कर सके। मेन बात यहाँ पे ये थी कि इंडिविजुअल का कोई लीगल राइट नहीं था वहां पे बिल्ड करना कोई स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर इलीगल है, तो आपने करोड़ों भी लगाए हो, क्या फर्क पड़ता है, आपका काम गलत है। ठीक है, आपने कंप्लीटली बिना परमिशन के काम किया और उनको हटाना वहां से किसी भी तरीके से आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं है। कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि बैड इंटेंशन और मेलाइज डू नॉट टर्न अ लॉफुल एक्ट इनटू अ लीगल रॉन्ग। इसीलिए जब आप कभी कभी न्यूज में देखते हो कि किसी का घर डिमोलिश हो रहा है और आपको दुख होता है, आई अंडरस्टैंड इमोशनल एंगल से, बट लीगली वहां पे आप उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वहां पे आपका कंस्ट्रक्शन अगर इलीगल है तो है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बात समझ लो, इसलिए टाइम देकर थोड़ा सा समझा रही हूँ। पोल्यूशन इज अ सिविल रॉन्ग बाय इट्स वेरी नेचर, इट इज अ टॉर्ट कमिटेड अगेंस्ट द कम्युनिटी एज अ होल।
अब सोचोगे टॉट का क्वेश्चन है कि किसका, पोल्यूशन दिख रहा है तो समझ जाओ एनवायरमेंट टाइप का है। अ पर्सन देयरफॉर हु इज गिल्टी ऑफ कॉजिंग पोल्यूशन हैज टू पे फॉर डैमेजेस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट। ही हैज आल्सो टू पे डैमेजेस टू दोज हु हैव सफर्ड, ठीक है। Further, the offender can also be liable to pay exemplary damages to that it may act as a deterrent for others. Basically, जिसको नुकसान हुआ है उसको आप डैमेज दोगे, एनवायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए दोगे, और एक एडिशनल डैमेज भी तुमसे लिया जा सकता है बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल की तरह सेट करने के लिए। However, the court cannot impose any pollution fine in absence of any trial and finding of guilty under the relevant statutory provision. ये बात किस केस में कही गई थी? एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, कैलकाटा टैनरीज केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू। ये तीनों केस हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं यहाँ बात नहीं करूंगी। हम यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट लास्ट केस देखेंगे। आंसर इसका टैनरीज केस है, ठीक है। एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू केस की बात करें, 1999-2000 के टाइम का केस है, लैंडमार्क केस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, और यहाँ पे इन्होंने फंडामेंटली रेवोल्यूशनाइज किया था हाउ कोर्ट हैंडल कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डेटा इन एनवायरमेंटल लॉ। यहाँ पे बात हुई थी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की एंड बर्डन ऑफ प्रूफ की। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को याद रखना, ठीक है। It permanently refined the precautionary principle and pioneered a historic shift in the burden of proof, mandating that developer must prove an activity is environmentally safe. जो काम कर रहा है ना डेवलपर है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो तुम करने जा रहे हो वो एनवायरमेंटली सेफ है। जल्दी से इसके फैक्ट देखते हैं। अच्छा, इसके इसी के चलते लॉन्ग रन में आप देखोगे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी क्रिएट हुआ था। फैक्ट देखते हैं तो सुराना ऑयल्स एंड डेरिवेटिव्स कंपनी थी, उन्होंने प्रपोज किया टू एस्टैब्लिश लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आंध्र प्रदेश के गांव में, ठीक है, कि हम वहां पे कैस्टर ऑयल का डेरिवेटिव बनाएंगे। अब कैचमेंट का थ्रेट था, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइट सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी हिमायत सागर एंड ओस्मान सागर रिजर्वोयर से, तो आपकी कोई भी गड़बड़ी हुई तो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर गया, जिसके ऊपर 50 लाख से ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है इस एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी को देखते हुए बैन कर दिया इस कंस्ट्रक्शन को, ठीक है, और इसको रेड कैटेगरी में भी डाल दिया। तो एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एपीपीसीबी, उन्होंने ट्वाइस जो है फ्लैटली रिफ्यूज किया कि हम मैंडेटरी कंसेंट टू एस्टैब्लिश देंगे ही नहीं कंपनी को। क्लासिफाइंग वेजिटेबल एंड केमिकल ऑयल प्रोसेसिंग एज पोटेंशियल हजार्ड टू वाटर प्योरिटी। कंपनी ने क्या किया, सक्सेसफुली लॉबी किया स्टेट गवर्नमेंट को फॉर साइट स्पेसिफिक एग्जामिशन, कि उस स्पेसिफिक साइट को एग्जामिशन दे दो, एंड अप्रोच द स्टैट्यूटरी एपेलेट अथॉरिटी। रिलाइंग प्योरली ऑन साइंटिफिक एफिडेविट, सिर्फ साइंस का डेटा ले लेके पहुंच गए बहुत सारा कि देखो हमने तो ये भी देख लिया है वो भी देख लिया है। एपेलेट अथॉरिटी एंड सब्सिक्वेंटली हाई कोर्ट ओवररूल्ड द बोर्ड एंड ऑर्डर्ड की फैक्ट्री को क्लियर कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा सकता है। तुरंत अपील गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स किया, ठीक है। नया रूल निकला बर्डन ऑफ प्रूफ है, उन्होंने हिस्टोरिक एविडेंशियरी शिफ्ट किया। नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे होता है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि डेवलपर पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, तुम साबित करो कि तुम जो करने जा रहे हो वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एवोल्यूशन ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हुआ, कोर्ट ने कहा कि अंडर द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल द स्टेट डज नॉट हैव टू वेट फॉर एक्चुअली विजिबल इकोलॉजिकल डैमेज टू हैपन बिफोर टेकिंग एक्शन। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सुन के समझो, प्रिकॉशन लेना, सावधानी भली है ना, दुर्घटना से देर भली जो बोलते हैं, पहले ही प्रिकॉशन ले लो, हेलमेट लगा के चलो, वेट मत करो कि सर फट जाएगा उसके बाद हेलमेट लगेगा, ठीक है। तो इस सेंस में उन्होंने कहा कि हम वेट नहीं करेंगे कि तुम पहले मशीन अपनी फैक्ट्री डाल दो फिर कोई नुकसान हो जाए और हम सोचे अरे हाँ इससे तो नुकसान होता है, हम पहले ही प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम तुम्हें यहाँ फैक्ट्री नहीं डालने देंगे। एंड तुम्हारी कोई भी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी साइंटिफिक तुम बोल रहे हो, इतना सा भी रिस्क हो गया कौन जिम्मेदारी लेगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं करने देंगे। इनएडिक्वेसी ऑफ ह्यूमन एरर, उनका तुम लाख टेस्ट करा लो, जरा सा भी इनएडिक्वेसी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड मैंडेट फॉर एक्सपर्ट पैनल, ये भी बोला कि एक्सपर्ट पैनल की ओपिनियन जरूर ली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीडिंग केस ऑन एनवायरमेंट इनमें से कौन सा है? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस ढिल्लोन, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या नन ऑफ द अबव? ये केस हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आंसर ऑब्वियसली एमसी मेहता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस ढिल्लोन फेडरलिज्म का केस है, मैंने डिटेल्स यहाँ ऐड कर दिया, हमने इसको वैसे वहां कवर किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल में, पॉज करके पढ़ लेना, मैं यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगी नहीं, रेसिड्यूरी पावर्स को लेके था, ठीक है, पॉज करो पढ़ लो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस हियर, मैंने बस अटैच कर दिया है जस्ट इन केस यू आर क्यूरियस, ओके। नेक्स्ट केस है कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, किस बारे में? वाटर पोल्यूशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, या वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन? तो ये है नॉइज एंड एयर पोल्यूशन के बारे में। जल्दी से केस को देखते हैं, 1986 का केस था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, पोजीशन इज अ क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन इन इंडियाज अर्ली एंटी पोल्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस केस को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? फॉर इंटीग्रेटिंग नॉइज एंड एयर पोल्यूशन डायरेक्टली इनटू द रियल्म ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। पहली बार नॉइज और एयर पोल्यूशन को डायरेक्टली सीआरपीसी के 133 के रियल्म में पब्लिक न्यूसेंस के अंडर लाया गया था, ठीक है। इन्होंने सीधे कहा कि सिटीजन का कंफर्ट और हेल्थ उसके अपने खुद के घर में सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कन्वीनियंस। सिंपल शब्दों में देखते हैं फैक्ट क्या थे। डिस्प्यूट हुआ एक रेसिडेंशियल नेबरहुड था इंदौर में, जहां बहुत सारी फैमिली जनरेशन से रहती थी। एक बंदा बिजनेस ओनर है, उसने छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, हैवी ड्यूटी ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग मशीन की, और उसमें एक बॉयलर भी था।
जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अब पोल्यूशन का क्या प्रॉब्लम था, एक तो 24 घंटे उसके यहाँ काम होता था, तो पूरे 24 घंटे आवाज होती थी बहुत ज्यादा, और नॉइस पोल्यूशन था जिस वजह से वाइब्रेशंस होते थे। दूसरा था उस बॉयलर की वजह से बहुत थिक स्मोक, एश और हीट डायरेक्टली पूरे एटमॉस्फेयर में फैलते थे। तो लोगों ने जब पिटिशन फाइल की तो एंड में यही आया कि देखो ये आप गलत कर रहे हो, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की सीधे 133 सीआरपीसी में कि ये पब्लिक न्यूसेंस है। फैक्ट्री ओनर ने आर्ग्यू किया कि देखो मेरी कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है और ये एरिया भी जो है ये मिक्स कमर्शियल रेसिडेंट जोन है, तो मैं कैसे इसमें गलत हुआ। तो जजमेंट क्लियरली आया, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर 133 सीआरपीसी। याद रखना, पब्लिक न्यूसेंस का एक्सपेंशन पूछे तो यही केस है। ओके, क्लियरली बोला पब्लिक न्यूसेंस डज नॉट रिक्वायर कि एंटायर सिटी या मैसिव क्राउड, कोई दिक्कत हो एक छोटे एरिया में भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। राइट टू अ पीसफुल स्लीप एंड कंफर्ट, कि भाई इंसान का हक है कि वो अपने घर में शांति से सो सके कंफर्ट से। एक तो तुम हवा में भी गंदगी कर रहे हो, हल्ला अलग कर रहे हो, ठीक है। कमर्शियल इंटेंट कैन नॉट जस्टिफाई हेल्थ रिस्क, भले तुम्हारा कमर्शियल इंटेंट है, काम अच्छा कर रहे हो, डज नॉट मैटर, दूसरे की हेल्थ में हम रिस्क नहीं ले सकते। एंड इंजंक्शन मैंडेट, इमीडिएट बोला कि क्लोजर या तो बंद करो या रिमूव करके कहीं और जाओ, ठीक है। अगला केस प्लीज जिसे पॉज करके पढ़ना है, बहुत लंबा है बट इसके ऑप्शन बहुत सिमिलर है। मैं ये वैसे एनवायरमेंटल लॉ के पीवाईक्यू में सब कवर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं पीवाईक्यूज यहाँ डिस्कस करने नहीं बैठी हूँ। लेट मी बी वेरी क्लियर, ओके। पीवाईक्यू देखने हो, एनवायरमेंटल लॉ का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट मिल जाएगी एआईबी के पीवाईक्यू में, वहां जाके देख सकते हो। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 केस, जिसका नाम श्रीराम फर्टिलाइजर केस भी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ना लिखा हो तो भी आपको पहचानना जरूरी है कि 87 से, इसलिए ईयर ध्यान रखना, वो लेक्चर पिछला वाला जरूर देख लेना। आंसर मैंने आपको बता दिया है, बाकी केस किस बारे में भी बता दिया है, मैं ये केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर से देखो, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर केस पे अगले साल भी क्वेश्चन आया कि किस बारे में, ओलियम गैस लीक, गंगा वाटर क्लीनिंग, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर। आंसर है ओलियम गैस लीक केस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन व्हाट regarding the extension to the right to life and to the right to health and other hygienic conditions. Rural litigation and entitlement केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वसंतु विकास वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका या एफ के हुसैन, ठीक है। इसमें से हम एमसी मेहता केस पहले ही पढ़ चुके हैं। आंसर रूरल लिटिगेशन केस है, जल्दी से देखते हैं इनको। ये एक पीआईएल थी बाय द वे। इस केस को फेमसली दून वैली माइनिंग केस भी बोलते हैं। यहाँ पे जुडिशरी ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को एक्सपैंड करते हुए उसमें राइट टू हेल्दी एंड हजार्ड फ्री एनवायरमेंट को भी इंक्लूड किया था। इट पायनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडेमस इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड एस्टैब्लिश द गोल्डन रूल दैट क्या है, पब्लिक इकोलॉजिकल हेल्थ मस्ट ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट प्रेसिडेंस ओवर प्राइवेट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 85 का केस है, याद रखना। फैक्ट जल्दी से देखते हैं। दून वैली एंड मसूरी हिल रेंज जो है ग्लोबली फेमस है ऑब्वियसली अपनी रिच डाइवर्सिटी के लिए। माइनिंग का बहुत बूम हुआ 70s और 80s में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा वास्ट पैचेस ऑफ लैंड जो थे माइनिंग के क्वेरिंग के लिए देने लगे। इंडस्ट्रियल क्योर्स हुआ, ओवर 60 माइनिंग ऑपरेशंस बिगैन, ब्लास्ट माइनिंग करते थे उसके चलते लैंडस्लाइड एक्सेट्रा होने लगा, इकोलॉजिकल दिक्कत होने लगी। तो रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र जो है उन्होंने एक पीआईएल फाइल की, एक एनजीओ था कि देखिए यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉग्निजेंस लेते हुए इस पीआईएल को अंडर आर्टिकल 32 एक्सेप्ट किया। जजमेंट क्या आया, पहली बात तो आर्टिकल 21 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंक्लूड किया। कमर्शियल लॉस वर्सेस परमानेंट इकोलॉजिकल हार्म, उन्होंने कहा तुम्हारा कमर्शियल लॉस हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हम परमानेंट इकोलॉजिकल हार्म नहीं कर सकते। मास क्लोजर ऑर्डर, बोला कि जितनी भी हैं सबको बंद करोगे, कोई जो भी तुम्हारी लाइमस्टोन क्वेरीज हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ वर्कर्स एंड लेसीज, की अब जो वर्कर काम कर रहे थे उन सब क्वेरीज में वो सड़क पे आ जाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं किसी और प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट को जो है एज लेबर हायर कर लेना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात की कि आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी आपकी एज एन इंडिविजुअल सिटीजन भी ड्यूटी है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। KK Vasan versus State of Karnataka, it is again a PIL. This case handles the limits of judicial intervention in macro environment state policies. It established that while environmental preservation is crucial, the formulation of specialized environmental act remains a core function of the legislature under the constitutional principle of separation of power. जल्दी से केस देखते हैं। केके वसंत एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे बैंगलोर में, ठीक है, जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। चैलेंज क्या किया था लॉ को, पेटिशन ने टारगेट किया था परसीव्ड गैप्स इन द एनफोर्समेंट ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट एंड कर्नाटका प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट। मेन मुद्दा यह था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो फ्रेम किए गए इन एक्ट के अंडर वो प्रॉपर केयर कर नहीं रहे हैं जितना उन्हें बोलना चाहिए था। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि तुमने लॉ बनाया पर तुम काम तो ठीक से कर नहीं रहे हो, यही पिटीशन थी उनकी। एग्जाम्पलरी आर्ग्यूमेंट, पिटीशन ने हाईलाइट किया कि स्टेट जो है क्लियर पैरामीटर नहीं फॉलो कर रहा है, कोर फॉरेस्ट, वर्जिन फॉरेस्ट कहाँ कैसे क्या डिवीजन है ढंग से नहीं बता रहे हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को ओवर एक्सप्लॉइट करना अलाउ कर रहे हैं एक्सेट्रा। स्टेट का डिफेंस था कि भाई हम काम तो कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट प्लान भी चल रहा है बट धीमे धीमे टाइम लगता है। जजमेंट आया कि पहली बात तो सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी ने बोला कि हम लॉ बनाने नहीं बैठे हैं, लॉ बनाना उनका काम है, गवर्नमेंट के 3 विंग है, तीनों के अपने अपने काम है। लिमिट जुडिशियल रोल इन लेजिस्लेशन, उन्होंने कहा देखो जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं, वो लॉ बना के कुछ इलीगल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो बात अलग है, पर एग्जीक्यूटिव के काम में, लेजिस्लेशन के काम में
हम हद से ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। कि वो डेली बेसिस पे कैसे काम करेंगे ये बताना हमारा काम नहीं है। सफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्यूट, उन्होंने कहा देखो स्टेट्यूट्स उन्होंने लॉ बनाए हुए हैं वो धीमे धीमे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं तो उन्हें उनका काम करने दो। एंड लेजिस्लेटिव चैनल एडवाइस किया, कोर्ट ने एडवाइस किया पिटिशनर को कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे गैप है लॉ में तो जाके लेजिस्लेटर्स से बात करो जिनको तुमने रिप्रेजेंट करके उस एरिया में सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है। अगला केस देखते हैं, एफ के हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1990 का केस है। अर्ली एंड प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ, जिसने ओपनली कहा था राइट टू क्लीन वाटर एंड एयर इज फंडामेंटल ह्यूमन राइट। इसलिए याद रखना यहाँ पे एफ के हुसैन, वाटर एंड एयर, नॉइज वाला कौन सा था पीछे, वो ग्लूकोज फैक्ट्री वाला, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए किसमें कहा क्या बात की गई है। फैक्ट्स ऑफ द इशू, ज्योग्राफी में देखोगे लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है जहां ऑब्वियसली एक स्मॉल लो लाइन कोरल आइलैंड है और बहुत डेलिकेट इकोसिस्टम है। वहां की आइलैंड की बड़ी यूनिक टेरेन है, ठीक है, लोकल पॉपुलेशन कंप्लीटली एक थिन लेयर ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर है उस पर डिपेंड करती है और उसके नीचे कंप्लीट सॉल्ट वाटर है। स्टेट हाउसिंग स्कीम बनाई गई जिसके चलते होगा कि कंस्ट्रक्शन होगा, घर बनेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब उन्होंने हैवी ड्यूटी पंप एक्सेट्रा काम करने के चक्कर में ये हुआ कि बेसिकली वो रैपिडली पंचर करेंगे उस फ्रेजाइल फ्रेश वाटर लेंस को। तो वहां के रहने वाले लोगों ने कहा कि भाई अगर ये फ्रेश वाटर गया तो यहाँ तो रहने वाले एकदम बेकार हो जाएंगे, यहाँ पर रह ही नहीं सकते उसके बाद क्योंकि पानी नहीं अवेलेबल होगा। तो ये थ्रेट है हमारा ऑफ सलाइन इनग्रेस, ठीक है। लीगल एक्शन लिया गया, रिट पिटिशन फाइल की गई। तो कोर लीगल डिस्प्यूट यही था कि आप जो है ग्राउंड वाटर अगर वो खराब हो गया तो हमारा इस आइलैंड पे रहना ही बेकार हो जाएगा, हम रह नहीं पाएंगे। जिसमें जजमेंट में कहा गया कि राइट टू क्लीन वाटर अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर आता है। इंटरफेरेंस विद नेचर रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे होना चाहिए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जरूरी है एंड एक प्रेसिडेंट सेट किया कि इस तरीके से आप बर्बाद नहीं कर सकते वाटर इकोसिस्टम को। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एक्सप्लेन्ड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन डिटेल? वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम केस, एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन या एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ? आंसर इज वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम, ठीक है, डिटेल में यहाँ समझाया था। 1996 का केस है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड टू फाउंडेशनल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ डॉक्ट्रिन, पीवाईक्यू के साथ डॉक्ट्रिन भी कवर हो रही है, ठीक है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्नाइज थे उसको पहली बार उन डॉक्ट्रिन्स को यहाँ पे बात की गई थी। It established that while industrial development is essential for economic growth, it cannot be allowed to proceed at the cost of destroying the natural ecosystem. फैक्ट की बात करें, वेल्लोर तमिलनाडु में एक शहर है जहां प्राइमरी हब है इंडिया की लेदर टैनिंग इंडस्ट्री। एमसी मेहता का टैनरीज का केस अलग है, वो कानपुर से रिलेटेड था, उसको मिक्स मत करना, वो गंगा को पोल्यूट हो रही थी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्लोर की बात हो रही है, टैनिंग इंडस्ट्री थी, लेदर का काम होता था। बहुत सारा 900 टैनरीज का डिस्चार्ज पलार रिवर बेसिन में डाला जाता था, तो ऑब्वियसली पानी बर्बाद हो रहा था। ग्राउंड वाटर क्राइसिस भी हुआ, ठीक है। पब्लिक हेल्थ हजार्ड हुआ, लोगों को सीवर के पानी से प्रॉब्लम होने लग गई, स्टमक स्किन के इश्यूज आने लग गए, तो पीआईएल फाइल की इस एनजीओ ने, जो हमारा केस का नाम है। इंडस्ट्रियल डिफेंस में उन्होंने बोला कि भाई हमारा इतना एक्सपोर्ट होता है तो लोग को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तो यहीं पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात आती है कि वी वोंट वेट कि तुम्हारे काम से लोग बर्बाद हो जाए, तुम हटो चुपचाप यहाँ से, ठीक है। पहली बात तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। दूसरा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जिसने पोल्यूट किया है वो पे करेगा कॉम्पेंसेशन एंड डैमेजेस, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये एसेंशियल पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एंड आर्टिकल 21, 47, 48 ए एंड 51 एजी यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी रिकॉग्नाइज्ड है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को यहाँ पे डिफाइन किया, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। शिफ्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं, पोल्यूशन फाइन लगाया इन पे, ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड भी यहाँ पे डायरेक्ट किया गया, उसमें वो पैसा डायरेक्ट किया गया। मैंडेटरी ईटीपी सेटअप, ईटीपी क्या है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को सेटअप करो और तरीके से काम करो, नहीं तो अपनी यूनिट बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस क्या है, यहाँ पे बात होती है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, 96 का केस है। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज एंड इंप्लीमेंटेड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो मैंने आपको पीछे समझाया था। डिटेल्स देखते हैं। बिचरी एक छोटा सा गांव है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, जहां एग्रीकल्चर मेन लाइवलीहुड है, ठीक है। 1987 के आसपास बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हिंदुस्तान एग्रो केमिकल्स जो है वहां पे अपना प्रोडक्शन शुरू करती हैं गांव के पास में। अब प्लांट्स जो है एक्टिवली मैन्युफैक्चर कर रहे थे एच एसिड, ठीक है, जिसके चलते बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड जो है, पानी वानी भी खराब हो रहा था, हवा पानी सब बेकार कर रहे थे लोग। एनवायरमेंटल डिवास्टेशन हुआ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन लोग को मिल ही चुका था, तो कोई इन लोग को रुकना भी नहीं हो रहा था। अंडरग्राउंड पॉइजनिंग, पानी पूरी तरह पॉइजन हो गया था, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लोग बहुत बीमार होने लगे, तो पब्लिक आउटक्राई के चलते एक पीआईएल फाइल हुई। जजमेंट में पहली बात कही एक्टिवली की पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, फाइनेंशियल लायबिलिटी उसी की है रिपेयर करने के एनवायरमेंटल डैमेज को जिसकी वजह से पोल्यूशन हुआ है। स्कोप ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो उन्होंने बोला कि द पोल्यूटर मस्ट पे द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर साइंटिफिक रिमूवल ऑफ स्लज, प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड टोटल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, सारा खर्चा तुम ही दोगे। क्लोजर ऑफ रोग यूनिट्स बंद की गई। स्टेट एनफोर्समेंट मैंडेट, लेवरेजिंग पावर्स अंडर सेक्शन 3 एंड 5 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कोर्ट ने बोला कि ये सब बंद करो जो कर रहे हो, ठीक है, एंड साइंटिफिकली कैलकुलेट द एग्जैक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ रेमिडिएशन एंड रिकवर द अमाउंट, ओके। आफ्टरमैथ की बात करें
इंडस्ट्रीज ने कंटिन्यूअस सेपरेटिव एप्लीकेशन फाइल की टू स्टॉल एग्जीक्यूशन फॉर 15 ईयर्स। 2011 के फॉलो अप जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सिवियरली कंडेम किया, लीगल प्रोसेस को अब्यूज कर रहे हो तुम लोग, ये बोला। एप्लीकेशन को डिसमिस किया, उल्टा एक 12% का कंपाउंड लगा दिया, ठीक है, इंटरेस्ट पे पेनल्टी लगा दी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन? वेल्लोर सिटीजन केस, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, या एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ? देखो ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो पीवाईक्यूज करोगे एनवायरमेंट के केस लॉ बहुत आराम से सॉल्व हो सकते हैं। आंसर इज एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। केस देख लेते हैं, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1985 का केस है। कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट्स लॉ, इट परमानेंटली एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 बाय डिक्लेयरिंग राइट टू क्लीन डिग्निफाइड लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। प्लीज ध्यान रखना, किसी में राइट टू क्लीन वाटर की बात हो रही है, किसी में नॉइज की बात हो रही है, यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड की बात हो रही है। छोटे से हैंड रिटन नोट बना लो, एक पेज के क्या एक पर्ची में बन जाएंगे, जिससे तुम्हें याद रहेगा। दिस केस एस्टैब्लिश द फाउंडेशनल रूल दैट पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी क्लियर्ड ऑफ द अर्बन पुअर विदाउट एडेयरिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस। एविक्शन ड्राइव हुई थी बेसिकली इस केस में। 81 में चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने एक मेजर गवर्नमेंट डायरेक्टिव निकाला कि सारे पेमेंट और जो स्लम ड्वेलर्स हैं बॉम्बे में, उनको हटा के जहां से आए वहां वापस भेज देंगे। फोर्सफुल रिमूवल हुआ, लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, सीधे उनके झोपड़े तोड़ दिए, पेमेंट वेलिंग पे जो थे उनको हटा दिया वहां से, और कोई ऑल्टरनेटिव शेल्टर भी नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन थी, हजारों लाखों था माइग्रेंट वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डेली वेज वर्कर थे, वो सब एकदम से सड़क पे आ गए कि हम कहाँ जाएंगे। पीआईएल फाइल की गई, एक सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ओल्गा टेलिस जो एक जर्नलिस्ट का नाम है, ठीक है, उन्होंने फाइल की। मेन डिस्प्यूट ये था कि उन्होंने बोला कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो उनके शेल्टर्स को, ऑटोमेटिकली उनकी लाइवलीहुड भी खराब कर रहे हो, ये एक डायरेक्ट वायलेशन है उनके फंडामेंटल राइट का, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काउंटर किया कि देखो ये सब तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सब यहाँ ऐसे रह रहे हैं, गलत है, और वैसे भी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ये एक्सेट्रा। तो जजमेंट यहाँ आई कि राइट टू लाइवलीहुड जो है आर्टिकल 21 से लिंक्ड है, पहली बात। सेक्शन 314 को अपहेल्ड किया, बट कंडीशनल बोला, उन्होंने कहा तुम गलत नहीं कर रहे हो उन्हें हटा के, पर इस तरीके से नहीं कर सकते, तुम्हें रीजनेबली काम करना होगा, पहले उन्हें नोटिस दो, उन्हें अपनी बात कहने का मौका भी दो। नेचुरल जस्टिस मैंडेटरी है, उन्होंने बोला ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, दूसरे पार्टी को सुनना, उसको सुने बिना तुम ऐसे ही कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑन एविक्शन एंड ऑल्टरनेटिव साइड, उन्होंने कहा कि एविक्शन डिले करो जब तक मानसून सीजन खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि दूसरा इंसान कहाँ जाएगा, और इस बीच उन्हें ऑल्टरनेटिव रीसेटलमेंट साइड भी दो, ठीक है। नो एस्टोपल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट ने फेमसली ये भी स्टैब्लिश किया दैट अ सिटीजन कैन नॉट वेव और गिव अप देयर फंडामेंटल राइट। अगर वो लेबरर वहां साइन भी कर देना, हाँ हाँ मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, तो भी ये बात सही नहीं होगी। क्वेश्चन प्लीज पॉज करके पढ़ लेना, बहुत लंबा क्वेश्चन है, अभी हम अपना टाइम थोड़ा सेव करेंगे। पीवाईक्यूज में हम इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। केसेस कौन से हैं यहाँ पे, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस हम पढ़ चुके हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन कार्बाइड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेन यहाँ पे चलो देख ही लेते हैं क्या है। वेयर एन एंटरप्राइज इज एंगेज्ड इन अ हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी and harm results to anyone on account of accident in operation of such hazardous or inherently dangerous activity, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉक्सिक गैस निकल जाए एक्सेट्रा, तो सामने वाले की जिम्मेदारी बनेगी, मेनली यही बात हो रही थी, ठीक है। इसका आंसर है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, ओलियम गैस लीक केस, पिछला पार्ट देख लो, सारे केस वहां डिस्कस किए हैं। यूनियन कार्बाइड केस देखते हुए जाओ, ये बहुत ज्यादा फेमस है, सबने सुना ही होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, 1984 का केस है, इसको भोपाल गैस लीक केस भी बोलते हैं और इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोलते हैं। यहाँ पे बात हुई थी डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, और इसी के चलते आगे जाके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 बना था। तो आपसे कोई पूछ ले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट किस वजह से आया, किस केस की वजह से, तो ये केस था, ठीक है। मेन बात क्या थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था भोपाल में, ठीक है, अमेरिकन मल्टीनेशनल पेरेंट थे इनके, ठीक है। टॉक्सिक लीक हुआ 2 से 3 दिसंबर 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस लीक हो गया, ठीक है, जिसके चलते बहुत ज्यादा लोगों की जान गई थी। इट वाज अ वेरी वेरी बैड इंसिडेंट। इमीडिएटली टॉक्सिक क्लाउड ने पूरे शहर को घेर लिया, 2600-3000 से ज्यादा लोग मर गए और बहुत लोगों को परमानेंट हेल्थ डैमेज हो गया। अब पेट्रिया एक्ट के चलते ये बोला गया, प्राइवेट लिटिगेशन को जो है प्रिवेंट करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने एनैक्ट किया भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेस ऑफ क्लेम्स एक्सेट्रा, क्योंकि इतने सारे लोग क्लेम फाइल करेंगे तो बहुत घचड़ पचड़ हो जाएगी, तो उन्होंने ये एक्ट निकाला, मेकिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द सोल लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल विक्टिम, कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी तुम्हें। ज्यूरिसडिक्शन का बैटल चला, $3.3 बिलियन का कोर्ट ने जो है इनिशियली बोला उनको स्यू किया गया, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने सू किया। यूएस कोर्ट ने डिसमिस कर दी सूट एक्सेट्रा की फोरम नॉन कन्वीनियंस रूलिंग की केस मस्ट बी ट्राइड इन कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब तो प्रोसीडिंग की प्रॉब्लम है, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। फाइनली 1989 में सेटलमेंट ऑर्डर आया और 1991 में रिव्यू जजमेंट।
89 का सेटलमेंट की बात करें तो फरवरी 1989 जजेस की बेंच ने ओवरऑल फाइनेंशियल सेटलमेंट को अप्रूव किया, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 142 की पावर के अंडर डायरेक्ट यूसीसी को किया गया कि तुम पे करोगे $470 मिलियन यानी अप्रोक्सीमेटली 715 करोड़ रुपए, ठीक है, इन फुल एंड फाइनल सिविल सेटलमेंट। 1991 में केस को रीओपन किया गया और ये क्रिमिनल चार्जेस जो पहले ड्रॉप कर दिए गए थे कि सिर्फ फाइन भर के चल दियो, क्रिमिनल चार्जेस भी तो हैं तुम्हारे, उनको पहले ड्रॉप कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू किया, ठीक है, कोर्ट ने उस क्या कहते हैं फाइन को तो अपहेल्ड किया कि ठीक है, बट कंप्लीटली स्ट्रक डाउन द इम्यूनिटी टू यूसीसी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ऐसे थोड़े होता है, कुछ गड़ो कितने लोगों को मार दिया तुमने, फाइन भरा और आगे बढ़ गए, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी तो होगा। यहाँ पे आया सॉलिडिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी कि तुम्हारी नॉन डेलीगेबल ड्यूटी थी कम्युनिटी को लेकर, तुम एब्सोल्यूट लायबल थे कि जो भी हुआ है वो तुम्हारी जिम्मेदारी, एक्ट ऑफ गॉड या सैबोटेज बोल के नहीं निकल सकते, ठीक है। तो इस केस में इतना ही था। वी आर डन विद एनवायरमेंटल लॉ। पिछला पार्ट जरूर देखना, एमसी मेहता केसेस सारे वहां पे हैं और इसको भी देख लेना। छोटे छोटे 2 लेक्चर हैं, 2 क्वेश्चन पक्के आ जाते हैं, कई बार ये ओवरलैप करता है पीआईएल से, तो 2 से 2 के 3 भी हो जाते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बाय।